हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के समक्ष लगभग 3 महीने के बाद उपस्थित हुआ हूं। काफी व्यस्तताएं थी, इसलिए मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। मैं आप लोगों को अपने चैनल पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर के अधिकांश वीडियो अपलोड कर रखा है। जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो पॉलिटिकल साइंस का बना रखा है, परंतु बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट, राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणाएं, इस पर पूरा वीडियो या पूरा लेक्चर मेरा अपलोड नहीं हुआ था। इस पर केवल 4th यूनिट तक ही मैं लेक्चर अपलोड किया हूं। अब मैं आप लोगों को यूनिट 5th से लेकर 6th, 7th, 8th जितने यूनिट बचते हैं इसमें, उन सभी पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो जो आपका बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर का जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणाएं, और बीए सेकेंड सेमेस्टर में यह केवल एक ही प्रश्न पत्र है, राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणाएं, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स। तो इस पर मैं यूनिट 5th से शुरू करूंगा। यूनिट 5th से शुरू करूंगा। यूनिट 5th के अंतर्गत पहला टॉपिक है राजनीतिक दायित्व, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस तैयार किया गया है, उस सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उसी टॉपिक से संबंधित मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा आपको। और मैं कोशिश करूंगा कि अप्रैल माह तक बीए सेकेंड सेमेस्टर का राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणाएं का सारा लेक्चर अपलोड हो जाए। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वह मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्व है क्या? जैसा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का कहना है कि मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य समाज में नहीं रहता है वह या तो देवता है या तो दानव है, यानी कि देवता है या तो पशु है। यह अरस्तु का कहना है। तो प्राचीन समय से ही विभिन्न विद्वानों की ये धारणाएं रही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहता है, राजनीति में रहता है। समाज और राज्य के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। समाज और राज्य के बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है या समाज की आवश्यकता महसूस नहीं करता है वह क्या है? या तो देवता है या तो पशु है। मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताएं समाज में पूरा करता है। सामाजिक जितनी भी सामाजिक आवश्यकताएं होती है, सामाजिक आवश्यकताएं वह कहां पूरा करता है? समाज में पूरा करता है, सोसाइटी में पूरा करता है, समाज में पूरा करता है। इसी तरह से अपनी जो राजनीतिक आवश्यकताएं होती हैं वह राज्य में पूरा करता है, राज्य में पूरा करता है। तो मनुष्य के लिए समाज भी जरूरी है और राज्य भी जरूरी है। समाज और राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो समाज और राज्य में रहने के कारण मनुष्य के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं, समानताएं होती हैं, दायित्व होते हैं, जिनका उपभोग करके मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास करता है, अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करता है। मनुष्य को कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रदान की जाती है समाज में या राज्य में, जिन परिस्थितियों का उपभोग करके व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है। वह अपना नैतिक विकास करता है, आध्यात्मिक विकास करता है, धार्मिक विकास करता है, चारित्रिक विकास करता है, आर्थिक विकास करता है, यानी कि चतुर्मुखी विकास करता है। कहां पे? समाज में या राज्य में। और समाज और राज्य उसको कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है, उन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर वह अपना विकास करता है। लेकिन समाज के द्वारा या राज्य के द्वारा व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, कुछ कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। तो इसी तरह से दायित्व भी प्रदान किए जाते हैं। मनुष्य के कुछ दायित्व भी होते हैं, उन दायित्वों का उपभोग करना जरूरी है, उन दायित्वों का पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य है या जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने दायित्व का पालन नहीं करता है तो इससे समाज में अराजकता उत्पन्न होने की संभावना रहती है। मनुष्य के पास अनेक प्रकार के दायित्व होते हैं, जैसे कि सामाजिक दायित्व होते हैं, राजनीतिक दायित्व होते हैं, आर्थिक दायित्व होते हैं। जिस तरह से समाज में रहकर वह अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है, राज्य में रहकर राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करता है, घर परिवार में रहकर वह अपने आर्थिक दायित्वों का
निर्वहन करता है। इसी तरह से धार्मिक दायित्व होते हैं, नैतिक दायित्व होते हैं। कुछ व्यक्तियों के नैतिक दायित्व भी होते हैं, जैसे कि ईमानदारी करना, सत्य बोलना, सत्य बोलना, दूसरों की सेवा करना, सहयोग करना, उदारता, सहिष्णुता, ये सब मनुष्य के दायित्व भी होते हैं कि मनुष्य अपने नैतिक दायित्वों का पालन करे और नैतिक दायित्वों का पालन करके वह अपना नैतिक विकास कर सकता है। जो व्यक्ति नैतिक दायित्व का पालन नहीं करता है, फिर हम समझते हैं कि वह व्यक्ति नैतिक नहीं है। इसी तरह से जो सामाजिक दायित्व का पालन नहीं करता है, हम समझते हैं कि वह सामाजिक नहीं है। तो जो दायित्व होता है एक तरह से कर्तव्य होता है। दायित्व जो होता है एक तरह से कर्तव्य होता है, जिनका पालन व्यक्ति अपने हितों के लिए करता है और समाज के हितों के लिए करता है और राज्य के हितों के लिए करता है। वह समाज, राज्य और खुद यानी कि स्वयं अपने हितों को देखते हुए वह इस दायित्व का निर्वहन करता है। जैसा कि मैंने बताया कि यदि व्यक्ति अपने दायित्व से विमुख हो जाए तो हमारे समाज में, राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना यह सभी व्यक्ति का दायित्व है। राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना यह सभी व्यक्ति का दायित्व है। आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना यह सभी व्यक्ति का दायित्व है। इसी तरह से विभिन्न व्यवस्थाओं को बनाना यह किसका दायित्व है? यह व्यक्ति का दायित्व होता है। हमारा दायित्व होता है कि हम समाज में रहें और समाज के रीति रिवाजों का पालन करें, परंपराओं का पालन करें, उनका उल्लंघन न करें, तभी हमारी सामाजिक व्यवस्था चल सकती है, सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। इसी तरह से राज्य के अंतर्गत हम रहते हैं तो राज्य के कानूनों का पालन करना हमारा दायित्व है। राज्य के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। यह व्यक्ति का दायित्व होता है कि वह समाज को सुव्यवस्थित रखे ताकि समाज की सामाजिक व्यवस्था संचालित होती रहे। और यह एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है, अपितु विभिन्न व्यक्तियों का दायित्व है। संपूर्ण समाज के सदस्यों का दायित्व है कि वह समाज के नियमों का, समाज के परंपराओं का, समाज के रीति रिवाजों का पालन करता रहे। इसी से सामाजिक दायित्व होता है। इसी तरह से हर व्यक्ति का यह दायित्व होता है, हर व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह श्रम करे। हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह श्रम करे और उत्पादन कार्यों में भाग ले, ताकि समाज की आर्थिक व्यवस्था संचालित होती रहे, समाज की आर्थिक व्यवस्था संचालित होती रहे। इसके साथ ही साथ व्यक्ति की जो कि वह जब आर्थिक दायित्वों का निर्वहन करता है तो उसके खुद की आवश्यकताएं पूरी होती है, समाज की आवश्यकताएं पूरी होती है, राज्य की आवश्यकताएं पूरी होती है। इसी तरह से हर व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह राज्य के कानूनों का पालन करे, राज्य जो व्यवस्था बनाए उस राजनीतिक व्यवस्था का पालन करे। हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह मतदान में हिस्सा ले, वोटिंग में हिस्सा ले। हर व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वोटिंग में हिस्सा ले। हर व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह कानून का पालन करे। हर व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह कर चुकाए। राज्य सरकार के द्वारा जो कर लगाया जा रहा है उस कर का भुगतान करे, कर को चुकाए। और इसके अलावा वह राज्य की जूरी सेवा करे, न्यायिक कार्यों में भाग ले, सैनिक कार्यों में भाग ले, यानी कि देश के हितों के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, अपना बलिदान कर दे। यह हर व्यक्ति का दायित्व है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, देश के नागरिक सुरक्षित हैं। हम यहां बात कर रहे हैं राजनीतिक दायित्व की, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की। राजनीतिक दायित्व क्या है? हम ये जानते हैं कि राजनीतिक दायित्व क्या है। राजनीतिक दायित्व क्या है? तो राजनीतिक दायित्व, या इसको हम बाध्यकारिता भी कहते हैं, राजनीतिक बाध्यकारिता भी कहते हैं। राजनीतिक बाध्यकारिता राज्य द्वारा नागरिकों के लिए कुछ सीमाओं का संकेत है। यानी कि जो राजनीतिक बाध्यकारिता है या राजनीतिक दायित्व है, यह राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए कुछ सीमाओं का संकेत है। अर्थात प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है, यह दायित्व है कि वह राज्य की सुरक्षा करे, अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। राज्य का भी यह दायित्व बनता है कि वह सभी नागरिकों की सुरक्षा करे, कानून व्यवस्था को बनाए रखे। हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि यदि सरकार जनहित में शासन न करे तो सरकार को पलट दे, सरकार को बदल दे, सत्ता परिवर्तन कर दे। यह भी हमारा दायित्व है कि जिस सरकार का हम चयन करते हैं, जिस सरकार का चुनाव करते हैं, यदि वह सरकार जनहित में शासन नहीं करती है तो हमें ऐसी सरकार को पलट देना चाहिए, ऐसी सरकार को परिवर्तित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दायित्व या राजनीतिक बाध्यकारिता एक सकारात्मक संकल्पना है जो नागरिकों के लिए राज्य के प्रति, समाज के प्रति कुछ बाध्यकारिताओं को आरोपित करता है। जैसे वह बाध्यकारिताएं कौन सी हैं? जैसे हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि कानूनों का पालन करे, क्योंकि कानून का पालन करने से ही
समाज में शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था ये सब कायम रह सकती है, यह सब बनी रहती है। हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह संविधान की रक्षा करने का शपथ ले, संविधान के अनुसार रहने का शपथ ले, और जो उस देश का कानून है उस कानूनों का वह पालन करे। तभी हमारे समाज का विकास हो सकता है, राज्य का विकास हो सकता है। हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दे। केवल कुछ व्यक्तियों का दायित्व नहीं है, कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य नहीं है कि वह राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखे। हर व्यक्ति का यह दायित्व होना चाहिए कि वह राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार का सहयोग करे। इसके अलावा जनहित कार्यों में सहयोग देना केवल यह सरकार का कर्तव्य नहीं है, सरकार का दायित्व नहीं है कि वह जनहित के कार्य करे, बल्कि व्यक्ति को भी जनहित कार्यों में खुद आगे आना चाहिए। उसका भी कुछ दायित्व होना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि देश की अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखना, यह भी हर व्यक्ति का दायित्व होता है। निरंकुश सरकारों का विरोध करना, हम जिन सरकारों का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, यदि वह सरकार निरंकुश हो जाती है तो उसके प्रति जन आंदोलन चलाना, यह भी हमारा दायित्व है। हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह एक लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना करे, और जो सरकार निरंकुश हो जाती है और मनमानी करने लगती है, ऐसे सरकार को हमें बदल देना चाहिए, परिवर्तित कर देना चाहिए। और लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना करना, यह भी व्यक्ति का दायित्व है। सामाजिक और राजनीतिक समानता लाना, यानी कि हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, सारी बुराइयों को दूर करे। व्यक्तियों को बुराइयों को दूर करने में, कुप्रथाओं को दूर करने में खुद सहयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे, सबको समान समझे, सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करे, यह व्यक्ति का भी दायित्व बनता है। और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना, हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि देश की रक्षा के लिए व्यक्ति हमेशा तैयार रहे। तो ये कुछ दायित्व हैं, बाध्यकारिताएं हैं जो हर नागरिकों पे राज्य सरकार के द्वारा या कानून के द्वारा आरोपित की जाती है। राज्य सरकार भी अपेक्षा करती है, यानी कि हर सरकार अपेक्षा करती है कि नागरिक उसके कानूनों का पालन करते रहें, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था बनाए रखें और इनमें सहयोग करते रहें। यह जो राजनीतिक दायित्व होता है, यानी कि राजनीति से संबंधित दायित्व, जिस तरह से पारिवारिक दायित्व होता है, यानी कि परिवार के प्रति हमारे कुछ दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का निर्वहन करते हैं। समाज के प्रति दायित्व होता है, इसी तरह से राजनीति के प्रति या राजनीतिक सत्ता के प्रति हमारा दायित्व होता है। तो राजनीतिक दायित्व की जो धारणा है वह राजनीतिक सत्ता के प्रति व्यक्ति का दायित्व निर्धारित करता है। राजनीतिक सत्ता के प्रति यह दायित्व निर्धारित करता है। अब राजनीतिक दायित्व को लेकर 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि हम राजनीतिक सत्ता की पहचान कैसे करें। राजनीतिक सत्ता की पहचान हम कैसे करें। प्रश्न यह पैदा होता है कि व्यक्ति का राजनीतिक दायित्व किसके प्रति है। राज्य के प्रति है या सरकार के प्रति है। सरकार के प्रति है। यह प्रश्न पैदा होता है कि हमारा दायित्व है किसके प्रति, राज्य के प्रति है कि सरकार के प्रति है। तो ये जो राज्य है यह एक अमूर्त है, राज्य अमूर्त है, यानी कि यह दिखाई न देने वाली वस्तु है, न देने वाली चीज है। और सरकार जो है यह मूर्त है, सरकार मूर्त है और राज्य अमूर्त है। राज्य क्या है, एक अमूर्त सत्ता है। राज्य को संचालित किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य को संचालित किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। और सरकार में कौन होते हैं, सरकार में व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि हमारा दायित्व किसके प्रति, राज्य के प्रति। तो राज्य के प्रति तो दायित्व है, लेकिन राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, राज्य एक अमूर्त है, क्योंकि राज्य अमूर्त है। राज्य को संचालित करने वाले कौन होते हैं, सरकार के होते हैं। और सरकार में कौन होते हैं, मनुष्य होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सामना होता है वास्तविक जीवन में वह सरकार से होता है, यानी कि सरकार में जो व्यक्ति होते हैं उन सभी व्यक्तियों से होता है, अधिकारी तंत्र के प्रति होता है। जैसा कि हीगल का मानना है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल क्या कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है।
अतः व्यक्ति का दायित्व किसके प्रति है? राज्य के प्रति है। व्यक्ति का दायित्व किसके प्रति है? राज्य के प्रति है। व्यक्ति को समर्पण कर देना चाहिए। किसके लिए? राज्य के लिए। राज्य के हितों में व्यक्ति अपने हितों का समर्पण कर दे। यानी कि व्यक्ति का दायित्व है कि वह राज्य के आज्ञाओं का पालन करे, राज्य के आदेशों का पालन करे। और इसी को आधार मानकर, हीगल के इसी सिद्धांत को आधार मानकर विभिन्न देशों में अधिनायकवादी सरकारों की स्थापना होती है। जैसे इटली में हम देखते हैं कि फासिस्टवादी सरकार की स्थापना होती है, और इसी तरह से हम जर्मनी में देखते हैं कि नाजीवादी सरकार की स्थापना होती है। इस दोनों देशों में जो राज्य है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, व्यक्ति को निचले पायदान पर रख दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति कुछ नहीं, सब कुछ राष्ट्र है, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं। राज्य के बाद, जैसे मुसोलिनी कहता था कि राज्य सब कुछ राज्य के अंदर, सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जिन जिन देशों में फासिस्टवादी सरकारों की स्थापना हुई, नाजीवादी सरकारों या अधिनायकवादी सरकारों की स्थापना हुई, उन्होंने अपने नागरिकों को गर्त में ढकेल दिया, क्योंकि नागरिकों के न कोई दायित्व थे, न कोई अधिकार थे, सब कुछ राज्य था, राज्य के अधीन ही सभी कुछ था, राज्य को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था, और व्यक्तियों को राज्य का दास बना दिया गया था। यानी कि व्यक्ति के पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, किसी प्रकार के दायित्व नहीं थे। यह हीगल का है, हीगल। और इसी तरह से लास्की कहते हैं, इसी तरह से लास्की कहते हैं कि व्यवहारिक स्तर पर राज्य के शक्ति का प्रयोग कोई न कोई सरकारें करती है, किसी न किसी सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो राज्य है, राज्य में सरकार होती है और सभी शक्तियों का प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार मनुष्यों से बनती है और जिनके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, हर व्यक्तियों के अपने अपने स्वार्थ होते हैं, हर राजनीतिक दल के अपने अपने स्वार्थ होते हैं, और वह गलती भी कर सकते हैं। तो यदि हम संपूर्ण शक्ति सरकार को सौंप दे, तो वह मनमानी करने लगेंगे। और कोई भी सरकार मनुष्यों के समर्पण की मांग तभी कर सकता है जब वह जन कल्याणकारी कार्य करे। यदि कोई सरकार जन कल्याणकारी कार्य करती है, सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं देती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, तो ऐसी सरकारों के प्रति हमारा समर्पण है, हमारा दायित्व बनता है कि सरकार के आदेशों का पालन करें, सरकार के संचालन में हम सहयोग करें। और यह सरकार यदि मानव संगठनों से बढ़ चढ़कर भी राज्य में कार्य करती है, तभी हमें राज्य के प्रति दायित्व होना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि टी.एच. ग्रीन भी का कहना है, टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि मनुष्य का दायित्व समाज के प्रति है, राज्य के प्रति नहीं है। मनुष्य का दायित्व कहां है? समाज के प्रति है। इनकी एक पुस्तक है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, 1882 में। यह टी.एच. ग्रीन की पुस्तक है, और टी.एच. ग्रीन ने इस पुस्तक में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का विशद विश्लेषण किया है। टी.एच. ग्रीन का कहना है कि व्यक्ति का दायित्व समाज के प्रति है, राज्य के प्रति नहीं है। टी.एच. ग्रीन ने राज्य की आदर्श परिभाषा प्रस्तुत की है। टी.एच. ग्रीन का कहना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका ध्येय सामान्य हित को बढ़ावा देना है। राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामान्य हित को बढ़ावा देना होना चाहिए, और सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक दायित्व का आधार है। तो राज्य केवल वही कानून बना सकती है जहां तक वह कानून सामान्य हित का साधक हो, और व्यक्ति भी राज्य के कानूनों का पालन करने के लिए वहीं तक बाध्य है जहां तक सामान्य हित के अनुरूप हो। यानी कि राज्य जो कानून बनाती है वह सामान्य हित के अनुरूप होना चाहिए, और व्यक्ति उन कानूनों का पालन तभी कर सकता है जब सामान्य हित के अनुरूप। दूसरी तरफ टी.एच. ग्रीन यह कहते हैं कि यदि व्यक्ति यह समझते हैं कि वह राज्य के कानूनों का विरोध करके सामान्य हित की रक्षा कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को चाहिए कि वह राज्य के कानून का विरोध करे ताकि सामान्य हितों की रक्षा की जाए। इसी तरह से मार्क्सवादियों का कहना है, जो मार्क्सवादी है, इसी तरह से मार्क्सवादियों का कहना है कि व्यक्ति का राजनीतिक दायित्व समाज के प्रति है,
राज के प्रति नहीं है। व्यक्ति का जो राजनीतिक दायित्व है वह किसके प्रति है? समाज के प्रति है, सोसाइटी के प्रति है। समाज, हमारा दायित्व किसके प्रति है? समाज के प्रति है, राज के प्रति नहीं है। क्यों नहीं है राज के प्रति? वो कहते हैं कि ऐसा दायित्व यानी कि राज के प्रति दायित्व वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज में ही संभव हो सकता है। क्योंकि जब तक समाज धनी निर्धन में विभाजित है, अमीर गरीब में विभाजित है, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में विभाजित है, तब तक राजनीतिक दायित्व का प्रश्न निरर्थक है। यानी कि जब तक समाज में असमानता है तब तक हम किसके प्रति दायित्व की बात कर सकते हैं? समाज के प्रति कर सकते हैं। केवल हम अपने समाज के प्रति कर सकते हैं कि हमें अपने समाज के प्रति दायित्व है। राज्य में जो विभिन्न प्रकार की विषमताएं व्याप्त होती हैं और राज्य उन विषमताओं को बनाए रखता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व राज्य के प्रति नहीं है। राज्य के प्रति तभी दायित्व हमारा बनता है जब तक राज्य सर्वांगीण विकास की बात करे, सर्वहितों की बात करे, जनहितों की बात करे, सभी वर्गों के कल्याण की बात करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक सत्ता वही हो सकती है जो लोक कल्याण का कार्य करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक सत्ता यानी कि पॉलिटिकल अथॉरिटी वही हो सकती है जो राज्य हित की बात करे, समाज हित की बात करे, लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करे और जनता को सभी सेवाएं प्रदान करे। यदि कोई सत्ता इस प्रकार की होती है तो हमारा राजनीतिक दायित्व ऐसी राजनीतिक सत्ता के प्रति बनता है। अन्यथा जो सत्ता अपने दायित्वों से विमुख हो जाती है, अपने कार्यों से विमुख हो जाती है, अपने सिद्धांतों से विमुख हो जाती है, ऐसे राजनीतिक सत्ता के प्रति हमारा दायित्व नहीं बनता है। अब दूसरा प्रश्न यह पैदा होता है कि यह पहला प्रश्न था राजनीतिक सत्ता की पहचान, हम राज्य में राजनीतिक सत्ता की पहचान कैसे करें। अब दूसरा प्रश्न है राजनीतिक सत्ता का स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का स्रोत, दूसरा प्रश्न यह पैदा होता है कि राजनीतिक सत्ता का स्रोत कहां है। यानी कि हमारा दायित्व जिस सत्ता के प्रति है, यानी कि जिस सत्ता के प्रति है, उस सत्ता की शक्ति का मूल स्रोत क्या है और यह राजनीतिक सत्ता आई कहां से? जहां से राजनीतिक सत्ता आई वहीं से राजनीतिक दायित्व भी आया। यानी कि जब राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति होती है तभी राजनीतिक दायित्व की संकल्पना आती है, राजनीतिक दायित्व की भी उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो राजनीतिक सत्ता के प्रति बिना शर्त आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। कहने का आशय यह है कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो यह मानते हैं कि बिना किसी शर्त के नागरिकों को राजनीतिक सत्ता के प्रति समर्पित होना चाहिए, राजनीतिक सत्ता के प्रति उनका दायित्व होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो यह मानते हैं कि कुछ शर्तें होनी चाहिए राजनीतिक सत्ता के प्रति, नागरिकों की कुछ शर्तें होनी चाहिए और उन्हीं शर्तों के अधीन हर नागरिकों के पास राजनीतिक दायित्व है। जैसे हम देखते हैं कि जो हम राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देखते हैं, जैसे कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं, दैवीय सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति क्या? दैवीय सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत है। दूसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है जिसमें हाब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं। तीसरा है आदर्शवादी सिद्धांत। तीसरा है आदर्शवादी सिद्धांत यानी दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? देवताओं के द्वारा हुई है। जैसा कि हीगल कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो कुछ विद्वान राज्य की उत्पत्ति विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा की गई है और राज्य की उत्पत्ति जब ईश्वर के द्वारा की गई है तो हमारा दायित्व, पूरा दायित्व किसके प्रति है? राजनीतिक सत्ता के प्रति है, राज्य के प्रति है। हमारे अपने कुछ अधिकार नहीं, सब कुछ राज्य के अधीन है, सब कुछ राजा के अधीन है। यानी कि राजा जो कहे उस कानूनों को आंख बंद करके पालन करना चाहिए। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझना चाहिए। तो इस दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत जो राजनीतिक सत्ता का स्रोत है वह कौन है? ईश्वर है, वह गॉड है। और गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति सभी का समर्पण होना चाहिए। राजा जो है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए जब राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तो राजा के प्रति सभी के दायित्व बनते हैं, सबके कर्तव्य बनते हैं कि वह राजा के आदेशों का पालन करें, आंख बंद करके राजा के आदेशों का पालन करें। यानी कि राजा जो कह दे वह कानून है, उस कानून को सिरोधार्य मानकर पालन किया जाना चाहिए। इसी तरह से
सामाजिक या समझौते का सिद्धांत कहता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो सामाजिक समझौते से हुई है, मनुष्यों ने मिलकर समझौता किया है। और इस सामाजिक समझौते में विभिन्न विचारक हैं, जैसे कि हाब्स यह कहता है कि सामाजिक समझौता जो होता है वह सारे व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को अपना सर्वस्व अधिकार दे देते हैं, एक व्यक्ति को सर्वस्व अधिकार दे देते हैं, व्यक्ति के पास कोई अधिकार बचता ही नहीं है। यानी कि वह किसके अधीन है? संप्रभु शासक के अधीन है। संप्रभु शासक जो कहे वो उन कानूनों को पालन करना उनका परम कर्तव्य बनता है। यानी परम कर्तव्य बनता है कि राज्य के आदेशों का पालन करे, उनके कोई अधिकार नहीं है, वह राज्य के कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और उनके जितने भी राजनीतिक दायित्व हैं सब राज्य के प्रति हैं और राज्य के बाहर कोई भी दायित्व उनके नहीं है। इसी तरह से लाक न्यासिता का सिद्धांत देता है। लाक न्यासिता का सिद्धांत देता है, यह कहता है कि हम राज्य का विरोध करते हैं, हम राज्य का विरोध कर सकते हैं, राज्य का विरोध कर सकते हैं। क्योंकि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है? व्यक्ति की रक्षा के लिए है, व्यक्ति की रक्षा के लिए हुई है, जीवन स्वतंत्रता संपत्ति की रक्षा के लिए हुई है। राज्य यदि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा न करे तो हम राज्य के प्रति विद्रोह कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो दायित्व हैं वो किसके प्रति हैं? संपूर्ण समाज के प्रति है। इसी तरह से रूसो कहता है कि व्यक्तियों का दायित्व जो है वो समान इच्छा के प्रति है, समान इच्छा के प्रति है, क्योंकि सभी की समान इच्छा होती है और समान इच्छा, जब सबकी समान इच्छा होती है तो हमारा दायित्व तो समान इच्छा के प्रति है और समान इच्छा से ही राज्य की उत्पत्ति होती है, समान इच्छा से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य का भी कर्तव्य होता है कि वो समान इच्छा का पालन करे, यानी कि जनहित का पालन करे। तो हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न सिद्धांत हैं, दैविक सिद्धांत हैं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, आदर्शवादी सिद्धांत है, यह आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति को राज्य के आदेशों का पालन करना चाहिए। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब राज्य के अधीन वह रहे, राज्य के कानूनों का पालन करता रहे। तो इन सबको मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, क्योंकि आप लोग इसको राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। तो उसी से हम राजनीतिक सत्ता का स्रोत खोजते हैं, उसी में। यानी कि दैवी सिद्धांत क्या कहता है कि राजनीतिक सत्ता का स्रोत ईश्वर है या राजा है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहता है कि राजनीतिक सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। जैसे कि रूसो ने लोकप्रिय जनसंप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सारे अधिकार, सारे कानून कहाँ निहित है? जनता में निहित है और जनता के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति होती है, जनता के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं और वही कानून लागू होने चाहिए जो जनता के हित में हो। और वही आदर्शवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है और सभी व्यक्तियों को राज्य के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक सत्ता का स्रोत जो होता है वह अंतिम रूप से किसके पास होती है? जनता के पास होती है और जनता ही राजनीतिक सत्ता का निर्माण करती है। अतः जो राजनीतिक दायित्व बनता है, हमारे जो राजनीतिक दायित्व है वह एक समष्टि में है, किसी एक व्यक्ति में नहीं है, समष्टि में है। यानी कि राज्य में है, सरकार के प्रति है, राज्य के प्रति है। हमारा जो दायित्व है सरकार के प्रति है, राज्य के प्रति है और उसी सरकार के प्रति है जो लोक कल्याणकारी कार्य करे, जो जनहित में कार्य करे उसी सरकार के प्रति है। अब तीसरा प्रश्न आता है राजनीतिक दायित्व की सीमा। राजनीतिक दायित्व की सीमा क्या है? यह तीसरा है। यानी पहला राजनीतिक सत्ता की पहचान, दूसरा राजनीतिक सत्ता का स्रोत, तीसरा राजनीतिक दायित्व की सीमा। राजनीतिक दायित्व की सीमा से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति किन किन मामलों में और किन किन शर्तों पर राजनीतिक सत्ता के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। व्यक्ति किन किन मामलों में किन किन शर्तों पर राजनीतिक सत्ता के आज्ञा को मानने के लिए बाध्य है। तो जो हमारे राजनीतिक दायित्व हैं उसको किसी सीमा में बाधा नहीं जा सकता है। व्यक्ति के जो राजनीतिक दायित्व हैं वो असीम हैं, वो समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दायित्व का एक सूची तैयार कर देते हैं और यही मनुष्यों के दायित्व होते हैं, राजनीतिक दायित्व होते हैं। व्यक्ति अपने दायित्वों का पालन समय समय पर करता है, परिस्थितियों के अनुसार करता है। यदि राजनीतिक सत्ता
समाज कल्याण के संबंध में कार्य करती है, लोक हितकारी कार्य करती है, तो व्यक्ति यह समझता है कि राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह कल्याणकारी है, लोक हित में है, तब तो वह सत्ता के आदेशों का पालन कर सकता है। यदि जनहित के विरुद्ध है, लोक कल्याणकारी कार्य के विरुद्ध है, तो हर व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह सरकार का विरोध करे। तो दायित्व को हम किसी सीमा रेखा में नहीं बांध सकते, जैसा कि माइकल ऑक्सफोर्ड का कहना है। माइकल ऑक्सफोर्ड एक राजनीतिक विचारक है, माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि राजनीतिक दायित्व मैत्री की तरह से बिखरा हुआ दायित्व है। यह अनुबंध जैसा बधा बधाया नहीं है, यानी कि एक समझौते के तहत बधा बधाया नहीं है कि कुछ शर्तों का पालन हम करें, कुछ शर्तों का पालन आप करें, और हम उस समझौते को या उस अनुबंध को अपनी इच्छा के अनुसार समाप्त कर सकते हैं। उस समझौते को या उस कंडीशन को हम अपनी इच्छा अनुसार समाप्त कर सकते हैं। परंतु माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि जिस तरह से मित्रों के बीच पहले से यह निश्चित नहीं होता कि वह एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि एक मित्र को दूसरे मित्र की सहायता करनी चाहिए, दूसरे मित्र के प्रति उसके दायित्व सुनिश्चित किए जा सकते हैं। यानी कि वह क्या क्या मित्रों के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। वैसे ही राज्य और व्यक्ति के संबंधों में यह निश्चित नहीं होता है कि व्यक्ति राज्य के लिए क्या क्या करेगा या व्यक्ति राज्य के लिए क्या क्या करेगा या राज्य व्यक्ति के लिए क्या क्या करेंगे। तो इसी तरह से माइकल ऑक्सफोर्ड का कहना है कि व्यक्ति और राज्य के मामले में यह परस्पर निश्चित नहीं होता है कि व्यक्ति राज्य के लिए क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दायित्व होता है वह इस राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, और हमारा यह दायित्व होता है कि राज्य के आदेशों का पालन करें, राज्य की नीतियों का पालन करें, सरकार का सहयोग करें। लेकिन हम उन्हीं सरकारों का सहयोग कर सकते हैं जो कि लोक कल्याणकारी कार्य करें, जनहित में शासन करें। जनहित के विरुद्ध जो शासन करती हो उसका विरोध हम कर सकते हैं, उस सरकार का विरोध कर सकते हैं, उस राजनीतिक सत्ता का विरोध कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दायित्व क्या है, कौन कौन से राजनीतिक दायित्व है, राजनीतिक सत्ता की पहचान कैसे हम कर सकते हैं, और राजनीतिक सत्ता के स्रोत क्या हैं, और राजनीतिक दायित्व की सीमा क्या है। तो राजनीतिक दायित्व, तो इस तरह से राजनीतिक दायित्व एक प्रकार का कर्तव्य ही होता है कि जैसे कि परिवार के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, समाज के प्रति होते हैं, राज्य के प्रति होते हैं, इसी तरह से राजनीतिक सत्ता के प्रति हमारे राजनीतिक कर्तव्य होते हैं या राजनीतिक दायित्व होते हैं, राजनीतिक दायित्व होते हैं। और इन्हीं दायित्वों का हम पूरा करके, इन्हीं दायित्वों का पालन करके हम राजनीतिक व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायी कर सकते हैं या राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में सहयोग दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।